हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं। और आज के दिन क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ पार्ट 2 यानी ज्योमेट्री का पहला चैप्टर सिमिलैरिटी। इस चैप्टर की शुरुआत वैसे तो हमने ऑलरेडी बहुत पहले ही कर दी थी, तो आज इस चैप्टर का लगातार देख सकते हो आप लोग, लगातार 11वां लेक्चर नंबर 11 हम लोग लेकर आ गए हैं। अब लेक्चर नंबर 11 आप सोच रहे हो कि सर 11 लेक्चर्स हो गए, अभी तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। यस यार, इतना बड़ा चैप्टर है कि आपको एक एक चीज बारीकी से, सबसे पहली बात तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बेस पे एग्जांपल सॉल्व करवा रहे हैं, प्लस उसके बेस पे जो भी प्रैक्टिस सेट के अंदर जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बड़ा तो बनेगा ही ना। तो लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना, हमारा सिलेबस पहले से वैसे भी कंप्लीटेड है, ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड वाले लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। तो आप आगे अगर पढ़ना चाहते हो, आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, तो सब चीज पहले से ही प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप हमारे न्यू बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हो तो आपको धीरे धीरे करके वीडियोस आएंगे, लेकिन रोज आएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप जैसा कि देख सकते हो यार, हर स्टैंडर्ड के लिए रोज एक वीडियो आता है हमारे चैनल के ऊपर, JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर। तो आपको बस एक ही काम करना है, आप कंटिन्यूअसली हमारे वीडियोस को देख सकते हो, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर सकते हो, और साथ ही में अपने दोस्तों को बता सकते हो यार किस प्रकार हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर से करना, ताकि यार हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, अब आज क्या पढ़ने वाले, वैसे देखो अगर हम बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 हमारा चल रहा था, और ऑलरेडी इसको हमने हाफ कंप्लीट कर दिया था पिछले लेक्चर में। तो आज बाकी के जो 4 से 5 एग्जांपल्स बचे हुए हैं इस प्रैक्टिस सेट के, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो आपको बस ध्यान लगा के देखना है, पूरा सॉल्यूशंस हम आपको आज इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका नाम। और यहां पे बोला गया है कि एक ट्रेपेजियम है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा डायग्राम में, एक ट्रेपेजियम बोला है PQRS नाम का ट्रेपेजियम है, जिसमें साइड PQ इज पैरेलल टू SR। दिख भी रहा है आपको, ये ऊपर वाला साइड PQ, नीचे SR, ये एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP, यानी AR का जो वैल्यू है, किधर है AR, देखो पहले, ये A है, ये R है। तो ये जो AR का जो वैल्यू आप देख पा रहे हो, यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू है, जिसको हम लोग AR का वैल्यू बोलेंगे, वो एक्चुअल में कितना है, 5 गुना है AP के, यानी AP कितना, ये वाला। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बताने की कोशिश करूं कि ये जो AR जो वैल्यू है, AR इज 5 टाइम्स ऑफ AP, PA बोल लो या फिर AP बोल लो, एक ही बात है। तो और एक और चीज बोला है कि AS का वैल्यू 5 टाइम्स AQ है, ये जो AS है ये भी AQ का 5 गुना ज्यादा है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि SR जो है वो 5 गुना होगा PQ का, मतलब ये जो SR जो है ये PQ का 5 गुना ज्यादा होगा, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप नंबर 1 की हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे कि हमें एक चीज पता है, यहां पे क्या पता है दोस्तों, कि यहां पे जो मेरा साइड PQ है, जो ऊपर वाला साइड PQ है, वो SR से क्या है, पैरेलल है। तो साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, हम लोग यहां से ये चीज बोल सकते हैं, साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहां पे आपको एक चीज नजर आएगा कि यहां पे एक एंगल ले लो, कंसीडर अगर मैं करूं ये QSR, तो यहां पे एक एंगल मेरा बन रहा है जिसका नाम है एंगल QSR, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। कौन सा एंगल की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये वाले एंगल की बात कर रहा हूं, जो कि ये एंगल QSR। और इसको अगर मैं ले लूं, एंगल QSR को अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं, ठीक है, और यहां पे इस एंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एंगल के रेफरेंस में अगर मैं थोड़ा और ऊपर जाऊं और ये एंगल को कंसीडर करूं जिसका नाम रहेगा SQP, ठीक है ना, एंगल SQP, तो ये दोनों एंगल क्या बनेंगे मुझे बताओ, दैट इज आवर एंगल QSR और एंगल SQP। ये दोनों क्या है एक दूसरे को, मुझे कौन बताएगा डायग्राम के थ्रू। हमेशा याद रखना, ट्रेपेजियम में या फिर कोई भी पर्टिकुलर डायग्राम में अगर कोई भी चीज Z फॉर्मेशन करता है और यहां पे एंगल और यहां पे एंगल होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, याद होगा, मैंने यार बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, 7वीं 8वीं 9वीं में सब पढ़ा के खत्म किया हुआ है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, और जब भी कोई अल्टरनेट एंगल होते हैं वो तो दोनों के वैल्यू क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्लियरली क्या बोल सकते हैं कि एंगल QSR विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SQP, हम लोग यहां पे बोल सकते हैं। ठीक है, QSR इज कॉन्ग्रुएंट टू SQP। अब यहां पे एक और चीज जब देखोगे, ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन आप लिख सकते हो, क्यों है ये, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है, दैट्स व्हाई ये चीज क्या हो गया, क्या हो गया ये चीज, हाँ देखो ध्यान से, एक मिनट, हाँ अब देखो ध्यान से, ये हो गया रफ। अब देखो ये एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल SQP हो गया, क्यों हो गया ये, बिकॉज इट इज अल्टरनेट एंगल। एंड इसके ऊपर अगर आप डायग्राम में भी देखोगे तो ये जो QSR है, जो कि शुरू हो रहा है यहां से QSR, तो ये QSR को अगर मैं लिखूं ASR, तो बात तो एक ही है ना, यही एंगल की बात हो रही है। तो QSR की बात करूं या फिर मैं ASR इतना ही लूं तो भी बात वही है, यानी QSR की जगह पे मैं एंगल लिख सकता हूं, एंगल ASR लिख सकता हूं, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां पे SQP देखो, ये S
क्यू पी। तो ये एस क्यू पी के जगह पे अगर मैं ए क्यू पी लिखूं तो बात तो यही एंगल की हो रही है, मतलब वो भी लिख सकता हूं मैं। तो यहां पे एस क्यू पी के जगह पे मैं लिख सकता हूं एंगल ए क्यू पी। और ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो दिख रहा है आपको एस ए क्यू, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो एस ए क्यू एक ही लाइन में आ रहे हैं, दैट्स व्हाई हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि एंगल ए एस आर विल बी इक्वल टू एंगल ए क्यू पी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे दो ट्राइंगल को कंसीडर करूंगा, कौन कौन से। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ए एस आर को कंसीडर करता हूं ए क्यू पी के साथ, यानी कि ये जो नीचे वाला ट्राइंगल दिख रहा है और ये ऊपर वाला छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये दोनों को मैं कंसीडर करता हूं साथ में। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ए एस आर एंड ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ए क्यू पी बोल लो या फिर एक पी क्यू, जो भी आपको बोलना है मैं बोल लो, मैं लिखता हूं इसको ए क्यू पी। ये दोनों ही ट्राइंगल में सबसे पहली बात तो आपको एक चीज नजर आया कि आपका ये ट्राइंगल में ए एस आर जो है, यानी एंगल जो है, एंगल ए एस आर जो है ये इक्वल है। ये एंगल ए एस आर किससे इक्वल है, अभी अभी हमने निकाला ना एंगल ए एस आर, ऊपर देखो एंगल ए एस आर किससे इक्वल है, एंगल ए क्यू पी से इक्वल है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, एंगल ए एस आर इज इक्वल टू एंगल ए क्यू पी। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कॉन्ग्रुएंट। इक्वल का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ही होता है, तो मैं ये लिख सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं, एक और चीज अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे कि एक एंगल है इस ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में, देखो एंगल में एस ए आर अगर मैं कंसीडर करूं, एंगल एस ए आर, ठीक है, एंगल एस ए आर अगर मैं कंसीडर करूं और ऊपर वाले ट्राइंगल में पी ए क्यू कंसीडर करूं, ठीक है, एंगल पी ए क्यू कंसीडर करूं, तो दोनों में ही यहां पे भी एक एंगल है, यहां पे भी एक एंगल है, यानी ये दोनों के दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल ए जो है वो आ रहा है। और ये दोनों एंगल अगर आप ध्यान दोगे एस ए आर और पी ए क्यू, ये एक दूसरे को क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। और हमें एक चीज पता है कि कोई भी दो एंगल अब एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होते हैं तो वो दोनों भी एक दूसरे को क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एस ए आर और ये जो पी ए क्यू जो आपने लिखा है ये भी क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और क्यू है कॉन्ग्रुएंट, रीजन लिख दो यहां पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा दोस्तों कि यहां पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आपको पता चल रहा है कि दो दो एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग यहां पे एक चीज लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों ही इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, हम क्लियर कट ये लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे, कौन सा ट्राइंगल है, एक का नाम है दोस्तों एंगल एस ए आर, एक का ट्राइंगल का नाम क्या है, ये ट्राइंगल को हमने क्या माना था, ए एस आर माना था। ये जो ट्राइंगल है मेरा ए एस आर माना था, तो ये ट्राइंगल जो है जिसका नाम है दोस्तों ट्राइंगल ए एस आर। और दूसरा वाला ट्राइंगल कौन सा माना था मैंने, ए क्यू पी, ऊपर वाला ए क्यू पी जो माना था, ट्राइंगल ए क्यू पी जो माना था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो जाएंगे, कौन बताएगा मुझे रीजन, कमेंट करके फटाफट से बताओ, वीडियो को पॉज करो और फटाफट से कमेंट करके बताओ। मैं जरूर से इस वीडियो के एंड होने के तुरंत बाद जब मैं वीडियो को लाइव कर दूंगा तब मैं देखूंगा आप लोग के कमेंट्स और देखता हूं कि कितने लोग ने करेक्ट आंसर दिया है कि ये दोनों सिमिलर क्यों हुए। क्योंकि यार ऑब्वियसली हमने अभी अभी बताया कि जब कोई दो इक्वेशन में हमने बता दिया कि दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर एंड व्हेनेवर टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर देन दोस टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। एंड बिकॉज, क्यों सिमिलर है, कौन बताएगा, बिकॉज ऑफ एंगल टेस्ट, यानी बाय एंगल टेस्ट से ये दोनों सिमिलर हो गए। और जब एक दूसरे को कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो रेशियोज में आ जाते हैं, यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा ए एस अपॉन, क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, ए एस अपॉन ए क्यू विल बी इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू पी, दैट विल बी इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी, ये पी है ना, ए पी, ये हो गया। क्यों आया ये, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आ गया। ये देखो इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहां पे मैं इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा इसको ध्यान दो। अब यहां पे हमको काम क्या है, क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ए आर इज इक्वल टू 5AP, मतलब ए आर जहां पे है वो यूज होने वाला है आपको, ठीक है। उसके बाद ए एस दिया हुआ है, ए एस किधर है, मतलब ये वाला यूज होने वाला है। और दूसरा एस आर आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको एक चीज समझ में आ रही होगी यहां पे कि दो चीज तो हमारे सामने दे रखा है उन्होंने, क्या दे रखा है कि यहां पे ए आर इज इक्वल टू ए आर अपॉन एपी जो है, इसमें ए आर का वैल्यू 5AP दिया हुआ और ए एस। तो सबसे पहले इसका वैल्यू मुझे पता है और इसका वैल्यू मुझे पता है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों का ही लूंगा। सबसे पहले इसको और इसको ले रहा हूं मैं, तो मैं लेता हूं यहां पे ए एस अपॉन ए क्यू एंड दैट विल बी इक्वल टू ए आर अपॉन एपी, ये दोनों का ही मैं ले रहा हूं, ठीक है। अब जिसमें मुझे पता है कि ए आर का जो वैल्यू है, ठीक है, ए आर का जो वैल्यू है अगर आप ध्यान दोगे तो ए आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स एपी, ए आर का वैल्यू कितना है, 5 टाइम्स एपी है, तो यानी कि ए एस अपॉन ए क्यू। और यहां पे भी आप देखोगे, सबसे पहले यहां पे भी आप देखोगे तो एस आर का वैल्यू भी कितना है, सॉरी एस आर नहीं, ए एस का वैल्यू कितना है, 5 टाइम्स ए क्यू। तो यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, थोड़ा सा ध्यान दो,
देखो बहुत बड़ा एग्जांपल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई प्रूफ करने बोल रहा है तो ऐसी आसानी से तो कोई प्रूफ नहीं होगा ना, इसको आपको सोचना पड़ेगा। तो यहां पे AQ है, नीचे में सेम टू सेम AQ लिखता हूं, दैट विल बी इक्वल टू, यहां पे AP है, करेक्ट है, ये AP को मैं ऐसे इट इज लिखता हूं, लेकिन AS का वैल्यू मुझे पता है ये कितना है 5 टाइम्स AQ, और ये AR का वैल्यू भी मुझे पता है जो कि है 5 टाइम्स AP। तो यहां पे आप देखोगे ये AQ अपॉन AQ कैंसल, ये AP अपॉन AP कैंसल, तो क्या बच रहा है दोस्तों 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 1 बच रहा है। यानी कि इन शॉर्ट ये जो SR अपॉन SQ का जो वैल्यू आएगा हमारे पास, जो कि ये बच रहा है अकेला, क्या बच रहा है SR अपॉन QP इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दोगे QP बोल लो या फिर PQ बोल लो, तो यहां पे कितना आ रहा है, इस चीज का वैल्यू कितना आ रहा है, दोनों के केस में 5 ही आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 5। तो हम लोग यहां से सिंपली सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा SR विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स QP। अब QP को मैं PQ भी लिख सकता हूं, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं कि SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। और यही तो हमें प्रूफ करके बताना था दोस्तों, लास्ट में आपका फेवरेट डायलॉग लिख देना, क्या है, हेंस प्रूव्ड। करेक्ट है, करेक्ट है, यही प्रूफ करना था कि SR इज इक्वल टू 5 गुना है PQ का। ये आपने बिल्कुल आसानी से इसको प्रूफ करके दिखा दिया, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अब ये दोनों मैंने लिया, ये दोनों की जगह पे आप कोई भी एक भी वैल्यू लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और बहुत ईजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन एक्चुअल में ये प्रैक्टिस सेट का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे और 4 एग्जांपल करने दोस्तों, बने रहना हमारे साथ, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको बने रहना है हमारे साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, क्या क्वेश्चन है पढ़ो, तो बोला है यहां पे कि एक ट्रेपेजियम है। अब वो ट्रेपेजियम, देखो पिछला जो क्वेश्चन था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें फिगर ये पैरेलल टू ये दिया हुआ है, यानी कि देखो AB जो है ये AB CD से पैरेलल दिया है, ठीक है, डायगोनल AC दिया हुआ है, ये AC दिया हुआ है, और BD जो है ये ऐसा दिया हुआ है, इन पॉइंट O AB का वैल्यू 20 है, यानी ये जो AB है इसका वैल्यू 20 दिया हुआ है, ठीक है, DC का वैल्यू 6 है, DC की तरह देखो ये DC यानी ऊपर वाला वैल्यू 6 है, ठीक है, लिख दिया। अब OB की तरह 15 दिया है, OB मतलब ये वाला जो वैल्यू है ये 15 दिया हुआ है, ये OB 15 दिया हुआ है, हमें पूछा है OD निकाल के दिखाओ, यानी ये जो बीच में छोटा सा है ना वो निकाल के बताओ, हम लोग को क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले इसको अगर मुझे निकालना है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ तो कैसे करना पड़ेगा, यहां पे आपको डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है कि दो चीज पैरेलल दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे कि मेरा जो साइड AB है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, साइड DC है, ये क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। अब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, करेक्ट है। और एक और चीज मुझे पता है कि यहां पे जो मेरा BD वाला लाइन जो जा रहा है या फिर CD वाला लाइन जो है, ये एक दूसरे को क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल कर रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि सेगमेंट जो BD है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल जब भी आता है, जैसे पिछले एग्जांपल में मैंने ये बताया नहीं आपको ट्रांसवर्सल, लेकिन होता है ट्रांसवर्सल। देखो जब भी ट्रांसवर्सल होता है तो हम लोग अल्टरनेट एंगल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि अल्टरनेट एंगल कहां बन रहा है, यहाँ पे एक तो ये एक अल्टरनेट एंगल है और दूसरा ये वाला एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जैसे पिछले एग्जांपल में बना था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल को कैसे लिखेंगे दोस्तों, अल्टरनेट एंगल कि एंगल जो है मेरा कौन सा एंगल, देखो ये D, ये B और A, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंगल DBA इज कॉन्ग्रुएंट टू या फिर इक्वल टू किससे होगा, जो कि है BDC से। तो एंगल BDC से हो सकता है। और इसी चीज को मैं फिर से कैसे लिख सकता हूं, ये DBA को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, OBA, ये DBA इस जगह पे मैं OBA लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये BDC जो है BDC की जगह पे मैं ODC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया ODC। ये क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ये जो B है, O है, D है, ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूं। आप चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हो, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को ये चीज। अब नेक्स्ट स्टेप में आप थोड़ा सा इमेजिन करो यहाँ पे डायग्राम, क्योंकि देखो कोई भी मैथमेटिकल और खासकर ज्योमेट्रिकल फिगर जो होता है ना, बिना डायग्राम के सॉल्व नहीं हो सकते। अगर आपको डायग्राम आता है देखने और जज करने और इसमें से कुछ चीजें निकालने, तो आप डेफिनेटली बिंदास इसको सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब मैं दोनों ट्रायंगल कंसीडर करूंगा। कौन कौन से दोनों ट्रायंगल जो यहाँ पे हमारे पास है, एक तो है आपका ये OBA और दूसरा ऊपर है ODC। तो ये दोनों ट्रायंगल ऊपर नीचे छोटे छोटे जो ट्रायंगल है उसको हम लोग में कंसीडर करते हैं। तो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा लिखूंगा मैं, OBA जो मेरा ट्रायंगल है, और दूसरा जो ट्रायंगल है मेरा ट्रायंगल ODC, यही है ना, OBA और ODC, ये दोनों ट्रायंगल को मैंने ले लिया। अब ये दोनों ट्रायंगल में आप एक चीज नोटिस करोगे, सबसे पहले तो मुझे एक चीज पता है, क्या, ऊपर जो हमने निकाला हुआ है कि एंगल OB जो A है, OBA जो है इस एंगल, ये एंगल और ये ऊपर वाला जो एंगल है, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, इक्वल है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल ODC के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारा 1 से ही आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1 सेम वही है। अब दूसरा एक और चीज ये है कि आप देखोगे कि दोनों में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब सेम रहेगा। यानी हम लोग चुपचाप क्या लिख सकते हैं कि एंगल BOA दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DOC या फिर COD, जो भी आपको लिखना है लिख दो, COD। इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2, और दो इक्वेशन सेम आ गए, मतलब क्या बोल सकता हूं,
जब कोई दो इक्वेशन में आ गया कि दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे बाय एंगल एंगल टेस्ट। तो ये दोनों एंगल प्रूफ करके दिखा दिया। तो हम लोग सिंपल सी बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है, जिसका नाम है दोस्तों मेरा ट्रायंगल ओ, ठीक है, क्या नाम है, ट्रायंगल ओ बी ए, और दूसरा ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ओ डी सी, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को सिमिलर होंगे। एंड सिमिलर क्यों होंगे दोस्तों, कौन बताएगा, बाय एंगल एंगल टेस्ट। लेकिन ये हमें बताना था क्या, ये प्रूफ करने पूछा था क्या, नहीं। तो आप बोल रहे होगे कि सर आपने ये एंगल एंगल टेस्ट के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर क्यों प्रूफ किया। अरे सिमिलर इसीलिए प्रूफ किया क्योंकि इन दोनों का हम क्या निकाल पाए, रेशियो निकाल पाए। क्योंकि अगर हम रेशियो नहीं निकालेंगे तो हम वैल्यू किस में डालेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिखेंगे इस दोनों ट्रायंगल का सिमिलर जब आने के बाद क्या निकलेगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो निकलेगा। तो ये रेशियो कैसे निकलेगा, ओ बी अपॉन इसका ओबी और इसका ओडी, तो ओबी अपॉन ओडी, ठीक है, ओबी अपॉन ओडी निकलेगा। एंड उसके बाद सेकंड वाला क्या है, ये बी ए बोल लो या फिर ए बी बोल लो, जो भी आपको बोलना है। तो बी ए अपॉन इसका क्या निकलेगा, डीसी निकलेगा, ठीक है। एंड तीसरा क्या निकलेगा, फर्स्ट और थर्ड मतलब ओ ए अपॉन ओ सी, तो ओ ए अपॉन ओ सी निकलेगा। अब आप देखो ये तीनों में से कोई भी दो चीज का यूज है क्या, क्योंकि देखो हम तीनों का यूज करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन कोई दो भी यूज करोगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, यानी ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, डीसी दिया है मतलब ये वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों का वैल्यू पता है, ठीक है। उसके बाद देखो और क्या दिया, ओबी का वैल्यू 15 दिया है, ओडी निकालना है, मतलब सिर्फ ये स्टार्टिंग के दोनों का यूज करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग उसको छोड़ देंगे या फिर उसको मिटा दो वापस, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसको लूंगा ओबी अपॉन ओडी, ठीक है। अगर आप ध्यान दोगे तो ओबी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ओबी का वैल्यू 15 दिया हुआ है, तो ओबी की जगह पे क्या आ जाएगा 15। ओडी का वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं, ओडी तो हमें निकालना है, तो ओडी की जगह पे वैसे लिखेंगे इज इक्वल टू बीए का वैल्यू, यानी एबी का वैल्यू इतना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, डीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ओडी का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, और ये 20 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 5 के टेबल में जाएगा, 5 4 20 होता है, 5 3 15 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 डिवाइड बाय 4, तो 18 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, मुझे कौन बताएगा, आंसर कमेंट करके बताओ कि 18 डिवाइड बाय 4 कितना आता है। तो 18 डिवाइड बाय 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 9 18 2 2 4, मतलब 9/2, तो 9/2 होता है कितना 4.5। तो सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं दिया है, तो यूनिट आ जाएगा, तो ओडी इज इक्वल टू 4.5 यूनिट, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइनली वी गॉट आवर आंसर, जो कि है 4.5 यूनिट। देखो कितना बड़ा एग्जांपल था। लेकिन लोग जो घबराते हैं 10th स्टैंडर्ड में हो ना यार आप लोग, तो ऐसा मत सोचना कि यार बस 2 स्टेप लिख दिया आपका आंसर आएगा। 10th में हो कुछ तो थोड़ा मेहनत करवाएंगे ना आपसे यार, जो बोर्ड एग्जामिनेशन जो ले रहे हैं वो ऐसा क्वेश्चंस डालेंगे जो थोड़ा मेहनत आपको करना पड़े, एकदम इजी तो पेपर कोई बनाता नहीं है। तो आपको हो सकता है ऐसे एग्जांपल या फिर यही एग्जांपल्स एग्जाम में पूछे, तो आपको घबराना नहीं है, आपको आता है ये सॉल्व करने, आपने कंसेप्ट सीख लिया, बस थोड़ा क्या लगेगा, एक बार दो बार इसको प्रैक्टिस कर लो, सेल्फ प्रैक्टिस करो यार, देखो कितना आसानी से ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार दिमाग में स्टेप्स याद हो गए और जो फंडामेंटल चीजें हैं वो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती यार मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में टॉप करने से। एंड लोग करते हैं टॉप, सबसे ज्यादा मार्क्स जो आते हैं मैथ्स में आते हैं, क्योंकि इसमें चांसेस कम होते हैं मार्क्स कटने के लिए, अगर आपने सब स्टेप और सब आंसर और सब यूनिट प्रॉपर लिखा है तो। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 2 एग्जांपल हो गए, अब चलते हैं अगले एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखो ये थोड़ा सा क्रिटिकल एग्जांपल लग रहा है, लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे, अगेन क्वेश्चन बोला है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, जो कि दिख रहा है आपको, ये पैरेललोग्राम है, जिसमें से ये एबी आ रहा है निकल के पैरेलल, किससे पैरेलल होगा, ये एटी ये डीसी से पैरेलल होगा, ठीक है। लेकिन ये एक लाइन जा रहा है जो कि ट्रांसवर्सल जैसा लाइन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम में हमको प्रूफ करना है क्या, डीई मल्टीप्लाई बाय बीई, यानी डीई मल्टीप्लाई बाय बीई इज इक्वल टू सीई मल्टीप्लाई बाय टी। तो यार बहुत दुनिया भर का मगजमारी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको सॉल्व करना है, कैसे तो करना है। अब दिमाग कैसे लगेगा, तो सबसे पहले जो चीज दिख रहा है वो करो। क्या दिख रहा है मुझे, ये साइड एक दूसरे को पैरेलल, तो हम लोग चुपचाप क्या लिखेंगे कि ये जो पैरेललोग्राम है दोस्तों, ये पैरेललोग्राम में मेरा जो साइड है एबी और ये जो सीडी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो मैं लिखूंगा कि साइड एबी इज पैरेलल टू साइड, किससे पैरेलल है वो, एबी किससे पैरेलल है, सीडी से पैरेलल है। तो मैंने लिख दिया कि साइड एबी इज पैरेलल टू साइड सीडी, ये हमें सबसे पहले दिख गया, यहां पे हम लोग ने ये चीज लिख दिया, ठीक है। अब अगेन अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, क्या ध्यान लगाओगे कि यहां पे जब आपने लिख दिया एबी और साइड सीडी जो है ना, ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये ऐसा लिख दिया, तो उसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हो कि ये जो एबी है ना, ये एबी देखो ध्यान से, ये एबी जो है ना, ये एबी का मतलब मैं 80 लिखूं तो चलेगा क्या, ये 80 लिखूं तो चलेगा क्या, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि साइड 80, मैंने AB की जगह पे क्या लिखा 80, क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो ये 80 जो है ये साइड CD के पैरेलल हो जाएगा, साइड CD के। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, देखो मैथमेटिक्स में जो चीज दिख रहा है वही दिखता है, समझ लो।
तो यहां पे दिख रहा है ना कि मेरा जो ए बी है ये एक ही लाइन में है, तो ये ए बी लिखूं या फिर मैं ए टी लिखूं, बात तो एक ही है, ये एक ही लाइन है और ये दूसरा लाइन है, तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल, तो मैंने ऐसा लिख दिया। और ऐसा क्यों लिखा, रीजन बता दो आप, क्योंकि ए बी और टी ये तीनों जो है वो एक ही लाइन में आ रहे, करेक्ट है, ये आपने लिख दिया। अब यहां पे आप देखोगे कि एक जो मेरा ये है, अब इसको मैं सबसे पहले ना क्या करता हूं, आपके लिए थोड़ा सा स्पेस अच्छा बना लेता हूं, देखो यहां पे ध्यान से, स्पेस में अच्छा बना लेता हूं, इसको मैं यहां से निकालता हूं, ठीक है, और इसको मैं अलग से लिखता हूं, देखो ध्यान से, यहां पे मैं टी लिखता हूं क्योंकि हमको स्पेस की यूटिलाइजेशन की जरूरत है ना, तो इसके लिए मैंने यहां पे लिखा। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, तो सबसे पहले आप एक चीज समझ पाओगे कि इसमें हम लोग जो ट्रांसवर्सल दिया इसकी वजह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल निकाल सकते हैं। तो मेरा एक अल्टरनेट एंगल निकलेगा जो कि है दोस्तों यहां पे कि एंगल ए टी डी, अगर आप देखोगे यानी एक ए टी डी, यानी ये एंगल जो है ये एंगल किससे अपना ये बनाएगा, अल्टरनेट बनाएगा। देखो z बनना चाहिए, तो यहां पे इस तरह आया और ये इस तरह गया, मतलब ये वाला एंगल। तो यहां पे मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूं, अगर आप ध्यान दोगे कि मेरा जो एंगल ए टी और डी, यानी ए टी डी ये वाला एंगल जो है एंगल ए टी डी, ये किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल ए टी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, जिसका नाम क्या है दोस्तों, टी डी सी। किससे बन जाएगा, एंगल टी डी सी से बन जाएगा। लेकिन ये जो एंगल बन रहा है आपका ए टी डी या फिर जो सी डी टी बोल लो आप, ठीक है ना, टी डी सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सी डी टी, इसका नाम खाली मैं चेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं। क्या लिख सकता हूं मैं, ये टी डी सी आपने बोला ना, इसको मैं सी डी टी बोल सकता हूं, करेक्ट है, सी डी टी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, करेक्ट है, बोल सकता हूं। अब ये हो गया मेरा एंगल सी डी टी। अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो मेरा एंगल ए टी डी है, ए टी डी है, इसको मैं बी टी डी भी लिख सकता हूं, कोई परेशानी होगी क्या किसी को, नहीं होगी, मैं इसको बी टी डी भी लिख सकता हूं। और ये जो सी टी डी जो है, क्या बोल रहा हूं देखो ध्यान से, सी, इसको मैंने गलत लिख दिया, हाँ यहां पे देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक मेरे से हो गया, यहां पे इसको करेक्ट करो। सबसे पहले ये क्या है, सी डी टी है, सी डी टी। अब ये सी डी टी को मैं सी डी यहां तक भी लिख सकता हूं, सी डी ई, तो वही मुझे करना है, क्या है, पहली बात तो इसका रीजन लिखो, ये क्यों आया, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, ये अल्टरनेट एंगल आ रहा है, दैट्स व्हाई ये चीज यहां पे हमने लिखा हुआ है, करेक्ट है। अब यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि एंगल जो ए टी डी है, ए टी डी है, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं, बी टी ई लिख सकता हूं, करेक्ट है, एंगल बी टी ई मैंने लिख दिया। मैंने ये जो ए टी डी था, ए टी डी था, एंगल तो वही है, तो इसको मैं बी टी ई यहां तक ही लिख सकता हूं, चलेगा ना, क्योंकि एंगल तो सेम ही रहने वाला है, तो इसको मैंने यहां पे लिख दिया, इस कॉन्ग्रुएंट टू। अब ये सी टी डी देखो, सी टी डी है, तो इसको सी डी ई लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं यार, कोई परेशानी नहीं है। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहां पे आप देखोगे तो ए बी और टी एक ही लाइन में है, एंड यहां पे डी ई टी जो है ये भी एक ही लाइन में है, तो इसको मैं लिख सकता हूं। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत हार्ड नहीं है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। लोगों को क्या लगता है ना कि जब कॉन्सेप्ट, जब चीजें जल्दी समझ में नहीं आती तो हार्ड लगता है उनको, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपको बस कंसंट्रेशन लेवल रखना है और प्रैक्टिस रखना है। एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये किस तरह का एग्जांपल, इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, तो आपको बहुत इजी लगेगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, बीटीई और एंगल सी डी ई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, अब दो ट्रायंगल यहां पे मैं कंसीडर करता हूं। कौन से दो ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं, बीटीई, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बीटीई जो हमारे पास है, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ये छोटा वाला ये ट्रायंगल है। तो हम ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। कैसे कंसीडर करोगे, यहां पे लिखो इन ट्रायंगल, क्या नाम है, बीटीई, इन ट्रायंगल बीटीई, ठीक है। एंड एक और ट्रायंगल ले रहा हूं, ये छोटा वाला, जिसका नाम है सीडीई। क्या ले रहा हूं मैं, सीडीई। अब ये दोनों ट्रायंगल में आप देखोगे, क्या देखोगे, क्या मिल रहा है आपको देखने से, ये मिल रहा है कि जो ऊपर हमने अभी निकाला कि इसमें से एक एंगल जो है एंगल बीटीई, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, एंगल सी, किसके साथ, एंगल सी डीई के साथ कॉन्ग्रुएंट है। इसको मान लिया आपने इक्वेशन नंबर 1, कॉन्ग्रुएंट है ना, ये तो दिख रहा है क्लियरली, और ऊपर से हमने निकाला हुआ अभी पहले से, उसके ऊपर ही निकाला हुआ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एंगल बीटीई कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल सीडीई से, एक हमने प्रूफ कर दिया, एक एंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट निकल गया। अब दूसरा सोचो कि मैं दूसरा एंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट बनाऊं ताकि ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर हो जाए बाय एंगल एंगल टेस्ट, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे कि ये दोनों ही ट्रायंगल के अंदर, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ई मेरा कॉमन आ रहा है, यानी ई जो है मेरा कॉमन एंगल है। तो मैं ऐसा बना सकता हूं, क्या बना सकता हूं कि जो मेरा एंगल है, कौन सा एंगल है, बीईटी, एंगल बीईटी, ये किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल सीईडी से या फिर डीईसी से, जो भी आपको बोलना है बोल लो, ठीक है। किससे कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल सीईडी, नॉट सीआईडी, ठीक है,
CED, यानी कि यहां से इसका एंगल, यहां से इसका एंगल, ये एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वेशन नंबर 2 मैंने मान लिया, लेकिन ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कौन रीजन बताएगा यहां पे? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को, देखो यहां पे ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल है, तो ये एक दूसरे को क्या बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है, इसीलिए एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्लियर कट बोल सकते हैं कि दो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दिया, देयरफॉर ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्रायंगल BTE जो हमने माना था ये सिमिलर हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CDE से, ठीक है। और वो भी कौन से टेस्ट से प्रूव होगा बताओ, बाय एंगल टेस्ट। लेकिन यहां पे हमारा सॉल्यूशन खत्म हुआ क्या, आ गया क्या आंसर? नहीं, हमारा आंसर आया नहीं। हमारा आंसर कब आएगा, जब हम यहां पे ये DE बाय मल्टीप्लाई बाय BE, CE मल्टीप्लाई बाय TE को प्रूफ करेंगे। लेकिन हमने तो आधा से आधा काम कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने इसको सिमिलर प्रूफ करके दिखा दिया, और सिमिलर जब हमने प्रूफ करके दिखा दिया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों के करस्पॉन्डिंग रेशियोज निकलेंगे। तो रेशियोज कैसे निकलते हैं, जैसे कि आप जानते हैं क्या है, ये BT अपॉन CD, BT बाय CD इज इक्वल टू BT बाय CD हो गया, अब TE बाय DE, TE बाय DE, ठीक है ना, ये दोनों, और लास्ट में ये पहला तीसरा BE बाय CE इज इक्वल टू BE बाय CE। ये क्यों आते हैं, ये क्यों लिखते हैं हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, इसके लिए लिखते हैं हम लोग, लिख दिया। लेकिन हमें तीनों में से किसका किसका यूज है, आप देखो DE और BE चाहिए, तो DE और BE ये जिसमें है यही चाहिए, बाकी ये नहीं चाहिए, तो मतलब सिर्फ ये दोनों लेना है हम लोग को। क्या लेना है कि TE बाय DE इज इक्वल टू जिसका नाम है BE बाय CE, यही दोनों को लेना है। और अब इन दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो DE मल्टीप्लाई बाय CE हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू BE मल्टीप्लाई बाय DE हो जाएगा। और एक बार अपने नजर उठा के क्वेश्चन के ऊपर देखो तो आपको वही तो प्रूफ करना है, DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय TE। आ तो गया, बस इसको क्या करो, इधर का इधर का उधर कर दो, बस मतलब घुमा देना है उसको। तो सबसे पहले ये चाहिए ना, BE और DE चाहिए, देखो DE और BE चाहिए, तो मैंने लिख दिया इसको सबसे पहले, देयरफॉर DE मल्टीप्लाई बाय BE, इसको सबसे पहले लिख दिया, इज इक्वल टू, ये क्या है, हमको क्या चाहिए, CE और TE के फॉर्म में चाहिए, तो TE CE लिखो या फिर CE TE लिखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, बात तो एक ही है ना। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज CE मल्टीप्लाई बाय TE। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और लास्ट में आपका फेवरेट डायलॉग क्या है, मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री में आपका एक फेवरेट डायलॉग होता है क्या, हेंस प्रूव्ड। आपने यार ये प्रूफ करके दिखा दिया जो आपको क्वेश्चन में पूछा था। और ये वाकई में जब ये प्रूफ होता है ना, दिल को बहुत सुकून मिलता है कि यार आपका जो मेहनत था ना 15-20 मिनट का, ये सक्सेसफुल हुआ। लेकिन 15-20 मिनट ये एक्चुअली एक एग्जांपल के ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेकिन आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे या फिर जब भी आप खुद से सॉल्व करोगे तो ये 5 मिनट का एग्जांपल भी नहीं है, बिंदास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं, बड़े क्वेश्चन देख के छोड़ना नहीं यार, ठीक है ना। JR ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट हो यार, आप लोग ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। आपको हर एक एग्जाम में अव्वल लाना है, टॉप करना है, तो कैसे होगा, मेहनत और थोड़ा खुद पे विश्वास जरूर से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं और भी एग्जांपल्स बचे हैं क्या, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बचा, क्वेश्चन नंबर 9 बचा, चलो फटाफट से करवा देंगे। चलो क्या बोल रहा है, एक फिगर है, देख पा रहे हो आप लोग, ये फिगर में AC और BD क्या है, हाँ सेगमेंट दिए हुए हैं, AC दिख रहा है आपको, यस, BD दिख रहा है, यस, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये AP बाय CB इज इक्वल टू BP बाय DP दिया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, 5 नहीं 3 या 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो हम लोग को एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP, ठीक है, ये हमको दिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगर ये चीज दिया हुआ है तो समझ जाना कि हमारे दो साइड्स ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, दो साइड ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं। और अगर ऐसा होता है दो साइड, तो आपको क्या करना होता है, अगर मुझे सिमिलर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें यही पूछा है सिमिलर प्रूफ करके दिखाओ। और आपको एक चीज पता है कि जब भी कोई चीज को सिमिलर बनाना है तो हमें कोई टेस्ट से उसको क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। तो टेस्ट कौन कौन से होते हैं, या तो एंगल हो सकते हैं, तो एंगल तो बनेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी दो साइड दिए हुए हैं, तो दो साइड दिया हुआ है। तीसरा साइड निकल सकता है क्या, चेक करो डायग्राम में, तीसरा साइड निकल सकता है क्या, कोई कॉन्ग्रुएंट समझ में नहीं आ रहा है, तीसरा साइड नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन कोई एक एंगल अगर मैं प्रूफ करके दिखा दिया तो दो साइड दिए हुए और एक एंगल, तो साइड से हम लोग प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो क्या कोई एंगल कॉमन निकल रहा है क्या कोई एंगल कॉन्ग्रुएंट निकल रहा है क्या, वो चेक करो। तो यहां पे अगर आप कंसीडर करोगे दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कौन कौन से दो ट्रायंगल है, APB, इन ट्रायंगल APB एंड दूसरा ट्रायंगल है DPC, जो भी नाम देना है आप दे सकते हो। ये दोनों जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये दोनों ही ट्रायंगल में अगर आप देखोगे, मेरा जो एंगल है कौन सा एंगल, APB, यानी कि ये वाला जो एंगल है जिसका नाम है एंगल APB, और इन ट्रायंगल में DPC में ये जो एंगल है DPC, ठीक है, एंगल DPC, ये दोनों ही एंगल एक दूसरे को क्या है दोस्तों, कौन बताएगा, वर्टिकली अपोजिट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और क्यों है, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो हम लोग क्लियर कट क्या बोल सकते हैं
कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दो साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूं कि ये दोनों जो मेरा ट्राइंगल है जिसका नाम है दोस्तों ट्राइंगल एपीबी और दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या है एंगल सीडीपी या फिर डीसीपी, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है, एंगल सीडीपी। क्वेश्चन में जो बोला है वही लिखो, ज्यादातर वही चांस रहता है। अच्छा, तो एंगल ट्राइंगल सीडीपी ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर हो गए बताओ, कौन बताएगा? क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये एक साइड जो कि रेशियो दिया हुआ है एपी बाय पीबी का, सीपी का, और बीपी बाय डीपी का साइड दिया हुआ है, और बीच में एक एंगल, दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। किससे? साइड एंगल साइड टेस्ट से। दो साइड और एक एंगल, वो भी एंगल बीच में आ रहा है, इसके लिए ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि ये दोनों एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? सिमिलर हमने प्रूफ करके दिखा दिया। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए सिंपल है, आ सकता है, और चुटकी बजाते ही आप इसका आंसर भी कर पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर एंड फटाफट से इसको हम लोग सॉल्व करवाते हैं। चलो, लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे। क्या एग्जांपल है? एक ट्राइंगल दिख रहा है यहां पे एबीसी नाम का, उसके अंदर भी एक लाइन खींची हुई है जो कि इस प्रकार है कि आपका जो एंगल बीएसी और एडीसी है एक दूसरे को इक्वल आ रहे हैं। बीएसी की तरह देखो, बीएसी यानी कि ये जो एंगल है पूरा, और दूसरा है एडीसी यानी ये दोनों एंगल जो है ये पहले ही बोल रखा है कि ये दोनों इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि सी ए स्क्वायर सी बी मल्टीप्लाई बाय सी डी होगा। कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान देना, फटाफट से करेंगे। सबसे पहले अगर मैं दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करूं, कौन सा दोनों ट्राइंगल है हमारे पास? एक ट्राइंगल का नाम है बड़ा वाला जिसका नाम है बीएसी, ट्राइंगल बीएसी नाम है बड़ा वाला, देखो ये बड़ा वाला बीएसी, और दूसरा ये छोटा वाला ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, ट्राइंगल एडीसी। अब ये दोनों ट्राइंगल में अगर आपने नोटिस किया, थोड़ा भी ध्यान लगाओगे, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि यहां पे क्लियर कट एक चीज हमें दिया हुआ है कि एंगल बीएसी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल एडीसी के साथ। दिया हुआ है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये क्वेश्चन में ही बोल के रखा है हमने, तो लिख दिया इसको। मान लो इक्वेशन नंबर 1 कहां से आया, गिवन में दिया हुआ है, इसके लिए हमने लिख दिया। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे एक और चीज आप देखो कि ये दोनों ही ट्राइंगल आप देखो, नाम से ही देखो, वो डायग्राम भी मत देखो, सिर्फ नाम से ही देखो। ये बीएसी ये एडीसी, दोनों में सीसी है, तो सीसी है इसका मतलब क्या है, दोनों में एक कॉमन एंगल दिया हुआ है। तो मैं लिख सकता हूं कि बड़े वाले ट्राइंगल में एसीबी, बड़ा वाला ट्राइंगल में एक एंगल है जिसका नाम है एंगल एसीबी, इज कॉन्ग्रुएंट टू, किससे होगा? बड़े वाले ट्राइंगल में एसीबी है तो छोटे वाले में क्या होगा, एसीडी होगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? एंगल एसीडी से। क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ? कॉमन एंगल क्या है, एक दूसरे को कॉमन है, तो कॉमन एंगल के वजह से ये क्या हो गया, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो हम लोग क्लियर कट बता सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जब कोई दो एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट बताते हैं तो हम लोग एंगल टेस्ट की वजह से ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करके बता देंगे ना कि ये ट्राइंगल जो बीएसी जो है मेरा, ये सिमिलर है किससे? ट्राइंगल एडीसी से। क्यों सिमिलर हुआ, कौन बताएगा रीजन? ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्यों सिमिलर हुए? बाय एंगल टेस्ट से। तो जब ये एंगल टेस्ट से प्रूफ हो जाएंगे सिमिलर, तो हम क्या करेंगे, इसके रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैं निकालूंगा पहला, क्या है, बीए बोलो या फिर एबी बोलो, तो मैं एबी लिखता हूं इसको। ये बीए है ना, बीए को मैं एबी लिख सकता हूं, करेक्ट है। तो एबी अपॉन एडी, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर ये एसी अपॉन डीसी, ठीक है, इज इक्वल टू ये बीसी अपॉन एसी। ठीक है, बीसी अपॉन एसी। अब यहां पे मुझे काम किसका है? यहां पे मुझे सीए सीबी और सीडी चाहिए, सीए सीबी और सीडी चाहिए। मतलब इस जो व्यक्ति है एबी और एडी, ये चीज का हमें काम नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ये दोनों चीज को ही लेंगे। तो ये दोनों चीज को ले लो फिर से, एसी बाय डीसी इज इक्वल टू बीसी बाय एसी, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं ना, करेक्ट है। अब एक और चीज अगर आप ध्यान दोगे, एक और चीज अगर मतलब आपका विजन और बोलते हैं ना माइंडसेट और आपका इंटेलिजेंस अगर काम करता है, तो आपको एक चीज यहां पे समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? कि ये जो है ना, इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा, देखो ध्यान से, ये एसी है ये भी एसी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो एसी मल्टीप्लाई बाय एसी हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट है, एसी का स्क्वायर हो गया, और ये बीसी मल्टीप्लाई बाय डीसी बन जाएगा, इज इक्वल टू बीसी मल्टीप्लाई बाय डीसी बन जाएगा। अब मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, जो क्वेश्चन में देखो थोड़ा बहुत इंटरचेंज करना है। ये सीए लिखा हुआ है, हमारे पास एसी है, तो एसी को सीए लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये बन जाएगा सीए स्क्वायर। ये बीसी है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहिए, सीबी चाहिए, तो बीसी की जगह पे मैं सीबी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये डीसी है, हमको सीडी चाहिए, तो मैं इसको सीडी कर सकता हूं। और ऐसा करना कोई भी चीज इलीगल नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने उल्टा कैसे किया। उल्टा करना इज वेरी मतलब क्या बोलो उसको, अभी वर्डिंग्स नहीं आ रहे हैं उसको, मतलब लीगल है वो चीज को, कोई भी आपको मार्क्स नहीं कटेगा। एसी का मतलब सीए ही होता है, बस आपको इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं। ज्योमेट्री में ये सब चीज चलता है। तो सीए का स्क्वायर इज इक्वल टू सीबी मल्टीप्लाई बाय सीडी, और यही तो आपको प्रूफ करना था आपका लास्ट में एक फेवरेट डायलॉग, हेंस
प्रूव्ड, ये आपने प्रूव करके दिखा दिया बिल्कुल बड़ी आसानी से। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये एग्जांपल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, हो गया, देखो हैंस प्रूफ हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। और ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट के जितने भी एग्जांपल्स थे, हमने एक भी एग्जांपल नहीं छोड़े, आपको पूरा का पूरा एग्जांपल्स करवा दिया, रिकॉर्ड बन गया दोस्तों, एक भी एग्जांपल होमवर्क नहीं दिया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर आज का लेक्चर फिर इसी के साथ समाप्त करता हूं। और जो मेहनत जो दिख रही है, मैंने जो इतनी मेहनत की है दोस्तों, उस चीज के लिए यार ये वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कर देना, क्योंकि यार अगर आप लाइक करोगे तो यार डेफिनेटली मोटिवेशन का जो बोलते हैं ना, एक ज्वालामुखी जो है ना वो आ जाता है। और जितनी मोटिवेशन दिखती है हमें, जितनी लाइक्स अगर आप करते हो उतनी दिखती है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा मन करता है कि आपके लिए और ज़्यादा इसी प्रकार मेहनत किया जाए, और भी मेहनत करके आप लोग को और भी आगे लेके जाया जाए। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। जो इसके आगे के चैप्टर से कंटिन्यूस वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, बाकी जो वीडियोस है, चाहे वो मैथ्स के हो चाहे वो साइंस के हो, बाकी सब चीज़ हमारे चैनल के ऊपर पहले से भी प्रेजेंट है। बाकी 11-12 के भी वीडियोस कंटिन्यूस मिल रहे हैं। तो आपके सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दोस्तों को, सभी को यार अपने माउथ से, अपने मुंह से बोलते रहना कि JR ट्यूटोरियल्स पे आओ, हर चीज का सोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। ठीक है दोस्तों, और साथ में चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।